नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। चुनावी अखाड़ा में सबसे पहले हम बात करेंगे आज तीसरे चरण के हुए चुनाव की। तीसरे चरण में देश की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। आपको बता दें कि पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। 4 जून को मतगणना होगी। वहीं तीसरे चरण में 11 राज्यों में कुल 1331 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले गए। बता दें कि इस चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चरण में कुल 1331 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। तीसरे चरण में 10 केंद्रीय मंत्रियों और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर रही। वहीं जनता ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा और कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू भैया की किस्मत का फैसला किया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव की किस्मत का भी 7 मई को फैसला हो चुका है। तीसरा चरण सत्ता की किस्मत का फैसला करने वाला। ये चरण सत्ता की किस्मत का फैसला करने वाला माना गया है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने एक छत्र राज कायम किया था। कांग्रेस के पास इस चरण में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी के लिए 2024 में 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराना एक बड़ी चुनौती है। इस फेज की 42 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी है। ऐसे में देखना है कि तीसरे चरण का चुनाव किसके लिए संजीवनी तो किसके लिए टेंशन का सबब बना है। बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया, कांग्रेस का घटा। तीसरे चरण में ऐसी सीटों पर चुनाव हुआ जहां बीजेपी का सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ता गया, वहीं कांग्रेस का दायरा सिमटता गया। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली थी। मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 में ये बढ़कर 67 सीटों पर पहुंच गई। 2019 में बीजेपी 72 सीटें मिली थी। इस तरह बीजेपी को 5 सीटों का लाभ मिला था। कांग्रेस को 2009 में 27 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2019 में 4 सीटें ही मिल सकी। वोट शेयर का पिछला रिकॉर्ड। बीजेपी का कुछ सीटों पर वोट शेयर भी बहुत अधिक रहा था। बता दें कि बीजेपी को 77 सीटों पर 40% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 17 सीटों पर 40% से अधिक वोट मिला। 10% से कम वोट बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर मिले थे, जबकि कांग्रेस को 9 सीट पर मिले थे। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए यह चरण काफी चुनौतीपूर्ण माना गया। तीसरे चरण के सामने अपने गिरते हुए राजनीतिक आधार को रोकने की चुनौती रही। बता दें कि तीसरे चरण में 47 लोकसभा सीटों को मजबूत माना गया है, जिन पर 3 चुनाव में से एक ही पार्टी जीत रही है। इसमें 42 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीती है और कांग्रेस के पास 1 सीट, तो अन्य दलों के पास
4 सीटें हैं। संभल उलझे हैं समीकरण। संभल में समीकरण उलझे हुए हैं। सपा ने जिहारुर रहमान बर्क को टिकट दिया है। भाजपा ने भी अपने पुराने दिग्गज परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा। पूर्व विधायक सौलत अली हाथी पर सवार होकर चुनावी रण में उतरे। बहरहाल यहां मुकाबला कड़ा हो गया। यहां बसपा के सौलत सपा के वोटों में सेंध लगाते रहे। यहां सैनी, तुर्क और शेखजादा बिरादरी में इस बार तगड़ी चुनावी मशक्कत हुई। बरेली, ध्रुवीकरण आसान बनाएगी जीत की राह। रुहेलखंड की सबसे अहम सीट बरेली में बसपा प्रत्याशी के मैदान से बाहर होने के बाद लड़ाई सीधी जंग में तब्दील है। भाजपा ने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर कुर्मी बिरादरी के ही छत्रपाल गंगवार को मौका दिया। उधर सपा के टिकट पर प्रवीर सिंह ऐरन 5वीं बार भाग्य आजमा रहे हैं। साल 2009 में जीत का सेहरा भी पहना था। आमने सामने की जंग में ध्रुवीकरण ही जीत की राह आसान बनाएगी। मुस्लिमों का पूरा झुकाव सपा की तरफ है और हिंदू मतों में सेंधमारी जारी है। उधर भाजपा ने हिंदू मतदाताओं की एकता के जरिए जीत की राह तैयार करने का प्रयास किया है। बदायूं, तीसरे कोण में मुकाबला दिलचस्प। भाजपा ने पहली बार अपने संगठन के दिग्गज दुर्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। उधर सपा ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया। वह पहला बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बसपा ने मुस्लिम खां पर दांव लगाकर चुनाव को रोचक बना दिया। यहां बसपा का समीकरण दोनों की राह में रोड़े अटकाने वाला माना गया। एटा, अब की दंगल नहीं आसान। बात एटा के चुनावी दंगल की हो तो इस बार यहां कड़ा मुकाबला दिखा है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह भाजपा से हैट्रिक लगाने की आस में फिर से जोर आजमाइश करते रहे। सपा ने इस बार यादव के बजाय देवेश शाक्य को मैदान में उतारकर नया समीकरण रच दिया। वहीं बसपा ने इरफान को मैदान में उतारकर सपा के गुड़ा भाग को पेचीदा बना दिया। आंवला, कड़े मुकाबले के आसार। बता दें कि आंवला से भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप हैट्रिक लगाने के इरादे से फिर से मैदान में उतरे। वहीं नीरज मौर्य को मैदान में उतारकर सपा ने मुकाबला कड़ा कर दिया है। यहां मौर्य वोटरों की भारी संख्या है। वहीं बसपा की आबिद अली साइकिल की गति को कम करने का काम करते रहे। फतेहपुर सीकरी, हाथी पर सबकी नजर। भाजपा ने दिग्गज राजकुमार चाहर को फिर से मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने रामनाथ सिकवार पर दांव लगाया। पार्टी के अलावा शिकरवार अपनी पहचान के दम पर ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में दिखे। उधर रामनिवास शर्मा हाथी पर सवार होकर आए। हालांकि रामनिवास शर्मा सक्रिय राजनीति से लंबे समय तक दूर रहे, लेकिन उनका जातीय समीकरण किसी का भी खेल बिगाड़ सकता है। हाथरस, राहों में फूल कम, कांटे बिछे हैं ज्यादा। भगवा खेमे ने यहां से टिकट बदलकर अनूप प्रधान वाल्मीकि को मैदान में उतारा। उनकी राह रोकने को सपा ने जसवीर वाल्मीकि को चुनावी रण में उतार दिया। वहीं बसपा ने हेम बाबू धनगर को टिकट दिया। बता दें कि हाथरस एसएससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। ऐसे में यहां मुकाबलों का ताना बाना कुछ इस तरह बुना गया है कि सभी एक दूसरे की राह काटते नजर आए। फिरोजाबाद, त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी सीट। यहां से भाजपा ने पिछली जीत के बावजूद टिकट बदलकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को दंगल में उतारा। सपा ने भी यहां तगड़ा दांव चलते हुए साल 2014 में चुनाव जीते अक्षय यादव को टिकट दिया, जबकि बसपा ने चौधरी बशीर को टिकट देकर जहां सपा को झटका देने की कोशिश की, साथ ही अलग राह बनाने की भी कवायद की। मैनपुरी, मुलायम की विरासत पर जोर आजमाइश। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत पर
जोर आजमाइश चलती रही। यहाँ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव साइकिल पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। उधर भाजपा ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने श्री प्रसाद यादव को मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया। आगरा, केंद्रीय मंत्री के कद और प्रतिष्ठा का इम्तिहान। आगरा लोकसभा सीट 2009 से भाजपा के कब्जे में है। 2009 और 2014 में रामशंकर कठेरिया चुने गए। वहीं 2019 में भाजपा के एसपी सिंह बघेल चुने गए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जाटव समुदाय के प्रत्याशी उतारे और दोनों ही नए चेहरे हैं। बसपा ने पूजा अमरोही प्रत्याशी हैं। वे कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद सत्या बहन की बेटी हैं। सपा ने सुरेश चंद्र करदम को उतारा है। भाजपा ने बघेल को मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाया, क्योंकि प्रतिष्ठा की असल परीक्षा इस चुनाव में होगी। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का रुझान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 9 सीटों में से 4 पर हवा का रुख बदला नजर आया, जिनमें से 3 सीटें भिंड, मुरैना और ग्वालियर हैं, जबकि 1 सीट राजगढ़ शामिल है। बाकी 5 सीटों पर मुद्दों और चेहरे भाजपा की वजह से बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जातिगत समीकरण हावी है, जिसकी वजह से चुनाव नतीजों का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। वहीं राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला एक तरफा नहीं दिख रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो चुनावी अखाड़ा में अब हम बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी के कारण केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट 9 मई को इस पर अगली सुनवाई कर सकता है। केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हम अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं। हम इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति है या नहीं, हम ये देख रहे हैं कि ये केस सही है या सही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कुछ आदेश दिए ही उठ गई। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच गुरुवार या फिर अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वो चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें। ईडी ने कोर्ट में क्या कहा? ईडी के वकील ने जजों को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजने के आरोप हैं। होलसेल व्यापारियों को गलत तरीके से भारी लाभ दिया गया। शुरू में हमारी जांच में केंद्र में केजरीवाल नहीं थे। जांच के क्रम में उनका नाम निकलकर सामने आया। हमारे पास सबूत है कि खुद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की मांग की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मिनी ट्रायल नहीं चल सकता। जज ने सुनवाई के दौरान क्या कहा? 100 करोड़ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। इतनी बढ़त कैसे हुई? प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा कि केस डायरी बना रखी होगी, हम वे देखना चाहेंगे। क्या गिरफ्तारी में पीएमएलए सेक्शन 19 के सही तरीके से पालन हुआ? पहली गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना सही नहीं लगता। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम सेक्शन 19 के दायरे में भी तय करना चाहते हैं। जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील से कहा कि यह चुनाव का समय है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं।
ईडी के फसल और किसान वाले उदाहरण पर जज ने कहा कि आम चुनाव 5 साल में आता है। फसल का मौसम हर 6 महीने में आता है। हम सभी बातों को सुनेंगे। हमने इस बात को भी नोट किया है कि वे 6 महीने तक समन पर पेश होने से बचते रहे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि कृपया यह मत समझाइए कि हम नेताओं को अलग कर देख रहे हैं। हर वर्ग के व्यक्ति को अपनी विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसके लिए उसकी अंतरिम रिहाई पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि परसों या अगले सप्ताह आगे सुनवाई होगी। अंतरिम जमानत वाले पहलू को लेकर हुई बहस पर वे चैम्बर में विचार करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे और होटल के बिल का भुगतान चरणप्रीत सिंह द्वारा किया गया था। चरणप्रीत सिंह पर आरोप है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हीं की कथित तौर पर फंड मिला था। ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। हम इस मामले में हो रही राजनीति को लेकर चिंतित नहीं हैं, लेकिन हमारी चिंता सबूतों को लेकर है। शुरुआत पर अरविंद केजरीवाल पर हमारा फोकस नहीं था और न ही ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई का विचार कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो केजरीवाल की भूमिका साफ हो गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव जारी है। तीसरे चरण की वोटिंग के बीच कुछ जगहों पर मतदाताओं ने वोटिंग का बहिष्कार भी किया है। इनकी विकास से जुड़ी कुछ मांगे थी जो लंबे समय से संघर्ष के बाद भी पूरी नहीं हुई हैं। किसी भी दल की सरकार ने उनकी ये मांगे सुनी नहीं है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। मतदाता के बायकॉट का ट्रेंड। भारतीय लोकतंत्र में चुनावी कसरतों, धूम धड़ाके, शोरगुल, रैली, जुलूस, पर्चे, पोस्टर, नारे, हुंकार आदि की अपनी रंगतें रही हैं। इस बार भी चुनावों की ये बेला अपनी पूरी रौब में है और मतदान जैसे नारों से गली मोहल्ले पटे हुए हैं। लेकिन इन्हीं रौनकों के समांतर मतदान के बायकॉट जैसी घटनाएं भी घटित हुई हैं। बता दें कि आजादी के बाद से अब तक कई इलाके बेहतरी की राह तकते रहे हैं। सड़कें, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी मुश्किलें जस की तस है। कुछ जगहों पर प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद लोग तैयार हैं। जगह जगह से चुनाव बहिष्कार। यूपी की बात करें तो जगह जगह से चुनाव बहिष्कार की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आक्रोशित कर देने वाली मानी जा सकती हैं। कहते हैं कि जब अति हो जाती है तो उबाल होने लगता है। ऐसा हुआ जब जनता ने वोट पर चोट कर दिया और ऐलाने बहिष्कार कर दिया। आक्रोश में लोगों ने कहा कि जब उनकी समस्या का निदान हो ही नहीं सकता तो वोट किसको और किस लिए दें। जब चुनाव आते हैं तो नेता हाथ जोड़ते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, दावे और वादे भी खत्म। चुनाव बहिष्कार क्यों? ग्रामीणों ने उठाए मूलभूत मुद्दे। पानी की समस्या, विकास के नाम पर खानापूर्ति, सड़क की मांग, स्कूल बनाने की मांग, हाई टेंशन लाइन भी बनी कारण। अन्य मुद्दों ने भी बढ़ाई जनता की टेंशन। जनप्रतिनिधियों के नकारापन पर सवाल। बता दें कि ग्रामीणों के मूलभूत मुद्दे संसद और नकारापन, प्रशासन का नकारापन या यूं कहें जनप्रतिनिधियों का नकारापन प्रदर्शित करता है और आक्रोशित ग्रामीणों के पास जब को चारा नहीं बचता तो उन्होंने चुनाव बहिष्कार कर दिया। अब चुनाव बहिष्कार किया तो हाय तौबा मच गई, क्योंकि जिला प्रशासन को भी दिखाना है
कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतदान भी स्मूथली चल रहा है, लेकिन धरातल की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यदि कोई आदमी किसी को वोट डालने से रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, बदायूं, हाथरस, फतेहपुर सीकरी आदि कई जिलों में मतदान का बहिष्कार किया गया। बदायूं में चुनाव बहिष्कार। बदायूं में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया। दातागंज के रुकुमपुर में ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार चर्चा में रहा। बता दें कि सहसवान विधानसभा के बसंत नगर में भी चुनाव बहिष्कार किया गया। बसंत नगर में 750 वोट का पोल है। सड़क निर्माण न होने की मांग को लेकर नाराज दिखे। आमला लोकसभा क्षेत्र के मनसा रामपुर में हाई टेंशन लाइन न हटाने के कारण लोग लंबे समय से नाराज चल रहे थे। वहीं बरेली के नवाबगंज के गांव नबदिया कसाब में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया। अलीगढ़ का छर्रा क्षेत्र जहां विकास कार्य न होने से मतदान बहिष्कार किया गया। बदायूं के सुकटिया गांव के लोग सड़क न बनने से नाराज हैं। हरनाम नगला में स्कूल न होने से भारी नाराजगी देखी गई, जिसको लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया। आगरा में ग्रामीणों ने दिखाया रोष। आगरा में चौरंगा बीहड़ बूथ पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। विकास नहीं तो वोट नहीं पर लोग अड़े रहे। यहाँ पोलिंग बूथ पर सिर्फ कर्मचारी दिखे। अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे रहे। यहाँ विकास कार्य न होने पर मतदान बहिष्कार किया गया। पहली बार आई हूँ, मुझे समस्या का पता चल गया। अब इतनी बात अब मेरी, मैं तो कह ही सकती हूँ, इतनी बात अब मेरी मान लो कि जब तक मैं हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में आप चाहे कल के बाद किसी भी कोई भी लोग, कितने भी लोग आ जाओ ऑफिस। हाई टेंशन लाइन और सड़क के लिए बहिष्कार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में हाथरस लोकसभा सीट के लिए वोट डाले गए। हाथरस में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गई। लोगों में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। इस बीच हाथरस में कई मतदान केंद्रों पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। कहीं रोड की जर्जर स्थिति, कीचड़ भरा जाना वजह है, तो कहीं गांव में 3 स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद उनको सम्मान न देना बहिष्कार का कारण बना। लोगों का कहना है कि हर बार नेता आते हैं, काम का आश्वासन देकर चले जाते हैं और उसके बाद फिर 5 साल तक नहीं झांकते। वहीं सिकंदरा राव विधानसभा क्षेत्र के एक केंद्र पर अधिकारियों ने समझाने बुझाने के बाद लोग मतदान करने के लिए तैयार हुए। बता दें कि अलीगढ़ के इगलास विधानसभा में गोंडा ब्लॉक में नगलवीरा गांव बूथ संख्या 2 पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान के बाद करीब 1 घंटे तक एक भी वोट नहीं पड़ा। इस सूचना पर मौके पर पहुंची इगलास एसडीएम महिमा राजपूत आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने वोट डालना शुरू किया। अगर अब मैं वापस नहीं आई, मैं तो नौकरी हूँ ना, मैं तो फंस जाऊंगी कहीं पे, मुझे वोट तो मिलते नहीं, तो नौकरी जो मुझे करनी है, कहीं भी रहूंगी, यही हूँ, आप आके दिखा दीजिएगा। इतनी शर्म तो होगी मुझे कि आप नहीं बोला था, फिर आप मुझे बोल दो, कहाँ जाऊंगी मैं? बताओ भाई, सब लोग आप बैठे। वहीं संबल में वोट डालने बुजुर्गों को आना पड़ा। बुजुर्गों को चुनाव आयोग की सहूलियत नहीं मिली। 95 साल की बुजुर्गों को सहूलियत नहीं देने की वजह से जियाउर रहमान वर्क और एडिशनल एसपी ने नोकझोंक हो गई। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान का आरोप था कि पुलिस रामपुर जैसा रुख अपना रही है। बता दें कि जियाउर रहमान वर्क मशहूर डॉक्टर सफीरुर रहमान के पोते हैं। मैनपुरी में भाजपा समर्थकों का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भाजपा समर्थकों पर सपा का बस्ता फेंकने का आरोप लगा। करहल विधानसभा के सहन पोलिंग बूथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
वहीं मुरैना में धीमी गति से चल रही वोटिंग को लेकर मतदाताओं में नाराजगी दिखी। भीड़ न होने के बावजूद ढीला रवैया दिखा। वहीं एक बूथ पर बसपा प्रत्याशी ने आरोप भी लगा दिया कि बसपा का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। मैं अकेला हूँ, वो दोनों प्रचार कब चलेगा मुझे नहीं मालूम। अब आप वोट डाल रहे हैं, वो तो अब 10 जगह तो मेरे में फोन आ रहे हैं कि हाथी का बटन दबा रहे हैं और कमल का फूल का निकल रहा है, जो अब वहाँ पर्ची निकल रही है। तो जो है यहाँ से अपना नोटिस लेके जाऊंगा और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस करूंगा। उधर भिंड मतदान केंद्र में एक व्यक्ति को पुलिस ने खदेड़ा तो हंगामा खड़ा हो गया। बताया गया है कि बार बार मतदान केंद्र के अंदर बाहर जा रहा था। बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के सामने बहस हुई। ये मतदान क्रमांक 170 जीवाजी क्लब का मामला है। मैडम स्पष्ट मना करिए, एडमिट की हो गई क्या शिकायत करें तो मेरी यार मैडम बोल तो दिया कि। वहीं पुणे बारामती लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को धमकाने का मामला सामने आया है। अजीत पवार गुट के विधायक दत्तात्रेय भरणे पर धमकाने का आरोप लगा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वोट की राजनीति का जादू और आक्रोश। इस बायकॉट पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि सरकारें तो जैसे तैसे बन ही जाती हैं। भारतीय लोकतंत्र में वोट की राजनीति का ऐसा जादू हो गया है कि 10 में से 3 लोग वोट दें तो उन्हीं 3 के आधार पर जीत और हार या सरकार का निर्णय संभव है। संवैधानिक प्रावधानों में वोट का ये गणित यूं तो जनतंत्र की मजबूती के लिए ही था, लेकिन सत्ता की राजनीति और वर्चस्व की लड़ाइयों ने इस गणित को अपने पक्ष में ऐसा झुका दिया कि अब जनतांत्रिक अधिकार इस चुनावी राजनीति में अंत नहीं हो रहे हैं। चुनावी राजनीति सरकारें तो बना देती हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चल पड़ती हैं, लेकिन वो लोगों में भरोसा नहीं बना पाती जो उनके बुनियादी हकों का संरक्षण नहीं करती। परवाह तो दूर की बात है। यही वजह है कि लोग अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। उन्हें सरकार की और वोट की मशीनरी पर संदेह होता है। उन्हें घोषणा पत्रों और कसमों वादों पर यकीन नहीं होता। अपनी इस भावना को वे मतदान के बहिष्कार से अभिव्यक्त करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आज के लिए हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।